नमस्कार, मैं ब्रिगेडियर एस एम शर्मा बोल रहा हूँ आपके सामने। आई एम अ सर्जन बाय प्रोफेशन एंड सर्व्ड आर्मी फॉर 33 ईयर्स। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा थोड़ा हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देशवासी काफ़ी हद तक हिंदी भाषा जानते हैं। मैं इस विषय में बात करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ज़रूरी है, और वो विषय है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में मैंने पहले भी थोड़ी सा कुछ कहा है, और हम लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आजकल प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और हमारे पास जो सेल फोन्स वगैरह हैं उसमें व्हाट्सएप में और इधर उधर से बहुत ज़्यादा बताया जाता है, हमें प्रचार किया जाता है सरकार की तरफ से, लोगों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से कि हमें कोरोना बीमारी से बचना है। इसमें 3 प्रिंसिपल चीज़ें हैं, आप जानते हैं इसको, कि हमेशा हमें मास्क यूज़ करना है, एक बजाय 2 मास्क यूज़ करना है, हमें सोशल डिस्टेंसेस बना के रखनी है, और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कन्फाइन करके रखना है एक जगह में, और ज़्यादा अननेसेसरीली बिना ज़रूरत के हमें कहीं बाहर घूमना नहीं चाहिए, अनलेस हमें कोई ऐसी इमरजेंसी हो या कोई ऐसी घटना हो जिससे हमें बाहर जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बार बार यही कहा जाता है, हमें यही बताया गया है कि हम लोगों को मास्क पहनना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और ये वायरस जो है, पिछले साल जब ये शुरू हुआ था तो हम लोगों ने जो हमें सुझाव दिए गए थे या जो आदेश दिए गए थे, हमने उसका पालन किया। लेकिन काफ़ी लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो किसी भी बात को नहीं मानते हैं। जब ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन पिछले साल ये शुरू हुई थी फरवरी के एंड में, 2019 में, 2019 में ये शुरू हो चुका था, और 2020 तक आते आते ये बढ़ रहा था। तो सबसे पहले हमें यही कहा गया था कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, और कुछ सावधानियां आप बरतिए अपने को बचाने के लिए। खैर, जो कुछ भी है इसके अलग अलग तरीके की, मतलब यानी कि इंस्ट्रक्शंस, सुझाव और आदेश दिए गए हैं, और विचारों में भिन्नता हो सकती है, जैसे कि हमें कब इन्वेस्टिगेशन या जांच करवानी चाहिए। पहले भी ये कहा जा चुका है कि 80% 90% के करीब जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन ये अभी जो नया कोरोना वायरस आया है म्यूटेशन वाला, जिसमें म्यूटेशन हुई है, ये बड़ा ख़तरनाक वायरस है, और इसमें ये क्लासिकल सिम्टम्स, लक्षण जो हैं, जैसे नाक से पानी आना, खांसी होना, सूखी खांसी होना या बुखार होना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें लक्षण हों। आजकल ऐसे भी देखा गया है कि दिल पे ये असर कर रहा है, बदन बदन में दर्द होती है, उल्टी आ सकती है, दस्त लग सकते हैं, बुखार भी हो सकता है, और एक कमज़ोरी शरीर में आ जाती है। तो इसलिए ये आवश्यक हो गया हम लोगों के लिए कि हम इससे अपना बचाव कर सकें। खैर, ये सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसने हमारे ऊपर क्या असर डाले हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बीमारी फैलती है, संक्रमित करती है या महामारी फैलती है, तो हमारे मन में कई विचार आते हैं, और उससे हम सीखते हैं, उससे निष्कर्ष निकालते हैं, और फिर आगे का निदान, ट्रीटमेंट निकलता है। मुझे ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करना है क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि क्या करना है। ये हमें अपने विशेषज्ञों, डॉक्टरों के ऊपर छोड़ना है। हमारा काम है सिर्फ अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की और समाज की हमें हर तरह से सुरक्षा करनी है, और अनुशासन में रहना है। ये कोरोना वायरस ने हमें कुछ सिखाया है कि जैसे एक छोटा सा वायरस जो है कितने लोगों को एक साथ बीमार कर सकता है, परेशान कर सकता है, और इतने लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि यही वायरस जो है, अगर बहुत बड़े स्केल में, शायद आपको मालूम नहीं है, एक सब्जेक्ट है NBC, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। हर देश के पास, हर बड़े देश के पास न्यूक्लियर संसाधन है, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं और केमिकल वेपन्स हैं। इनमें से एक भी वेपन अगर यूज़ होता है तो ये लाखों लोगों की जान ले सकता है। आपने देखा है न्यूक्लियर ब्लास्ट जब हुए हैं नागासाकी और हिरोशिमा में, उसकी हालत देख ली है आपने। तो मैं आपसे ये आपको आगाह करना चाहता हूँ कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं, अगर लार्ज स्केल में हों तो हमारे पास हमारी पूरी व्यवस्थाएं, हमारी पूरी सेवाएं चरमरा जाएंगी, और
बिल्कुल उसको चलाने वाले ही नहीं रहेंगे। ये इतनी ख़तरनाक चीज़, तो आपको इस विषय में सोचना है। इस वायरस ने अभी देखिए कि आजकल लगभग 4 लाख के करीब हमारे भारत में रोज़ लोग संक्रमित हो रहे हैं, और काफ़ी लोग यानी कि जवान बच्चे और युवा उनको भी ये वायरस संक्रमित कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक दृष्टि से, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से और व्यक्तिगत दृष्टि से हमें सर्वप्रथम किसी भी चीज़ से बचने के लिए, जिसको कहते हैं एक एक्सरसाइज, अभ्यास करना चाहिए था और करना चाहिए भविष्य के लिए। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास 20,000 कैजुअल्टीज़ आती हैं, 1 लाख कैजुअल्टीज़ आती हैं, या 30 लाख संक्रमित लोग हमारे पास आएंगे, या क्या हमको टैकल कर सकते हैं? क्या हम उस विपदा से छुटकारा पा सकते हैं या उसका मुकाबला कर सकते हैं? यदि यही एक्सरसाइज जो है, अभ्यास, हमने पहले सोचा होता पिछले साल कि अगर ये संक्रमण फिर से आता है, हमारे पास क्या इतने बेड्स हैं, हमारे पास क्या इतनी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास क्या इतने डॉक्टर्स हैं, क्या हमारे पास इतनी नर्सेज हैं, क्या हमारे पास इतने एम्बुलेंसेज हैं, क्या हमारे पास इतनी मात्रा में ऑक्सीजन है, क्या हमारे पास इतनी दवाइयाँ हैं, उस पर विचार नहीं किया गया। खैर, किसी को उसमें दोष देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमारे अधिकारियों को गाड़ी में बैठे बड़े बड़े अपने उसमें ओहदों के ऊपर या बड़े बड़े स्टेटस के ऊपर हैं, अगर आप काम ही नहीं करते तो जीने का मतलब कुछ भी नहीं है। एक इंसान जो एक जिम्मेदारी और जिम्मेवार पोजीशन में होता है, स्तर पे होता है, वो अगर अपना काम ही नहीं करता है तो ईश्वर ने जो जीवन दिया है वो बेकार है, वो आदमी का जीवन ही व्यर्थ है। आप कुर्सी पे बैठ के क्या करते हैं? आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी हर स्तर के ऊपर, वो नहीं की गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। खैर, हमें भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है हर स्तर पर, हर संख्या के, पूरी जनसंख्या के लिए। भाई साहब, लोगों के पास यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो एडवर्सरीज हैं या जो हमारे देश जो हमें हम शत्रु समझते हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे देश में किसी ने फैलाया, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और प्लानिंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर नहीं कर सकता या मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं कर सकता, उसकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बिजी होते हैं, एम्बुलेंस सर्विस उसके नीचे नहीं है, ऑक्सीजन का निर्माण डॉक्टर नहीं करता है। जो दूसरी सुविधाएं और सेवाएं हैं उसके लिए राजनीतिज्ञ नंबर 1, उनका जो है नंबर 2, उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसको कार्यान्वित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। तो इसका ठीकरा डॉक्टरों के ऊपर ही नहीं फोड़ना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आप बनाइए इसको। आपने क्यों नहीं देखा कितने बेड चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, कितने डॉक्टर चाहिए, कहाँ से आएंगे वो लोग? तो सबसे पहले हम सबको मिल के, नेताओं को, प्रशासन को, स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों को मिलकर बैठ के ये बात सोचनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में हम नहीं जानते हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किस स्थिति में होंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हमें गंभीरता से लेना चाहिए अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है। ऐसे मौके पर जब हम संक्रमित हैं, सारी दुनिया उसका उपाय सोच रही है, हम लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, विवाह शादियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, ना हम लोग मास्क पहन रहे हैं, रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को बड़ी दृढ़ता से और बड़ी स्ट्रांगली, फर्मली, बड़ी मजबूती से सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों को इससे कोरोना जो संक्रमण है उससे बचाया जा सके। तो प्रशासनिक अधिकारियों का, डॉक्टरों का और आपके जो नेता हैं, इनको इस बारे में डिसीजन लेना चाहिए और लोगों को जो निर्देश दिए जाते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात जो हमारे सामने हमने देखी है कि हर समाज में, हर जगह पे, हर तरह के लोग होते हैं। समाज में आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे
जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो वो अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करते हैं। अपना सब कुछ छोड़ देंगे, अपने परिवार को छोड़ देंगे, अपने स्वार्थ को छोड़ देंगे, दूसरे के दुख में, दूसरों के दर्द में, दूसरे के कष्ट में वो उनका साथ देंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। हर जगह ऐसे ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी हालत में लोगों से नाजायज़ पैसा लिया जा रहा है, दवाइयों की स्मगलिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन की स्मगलिंग कर रहे हैं, और उस तरह से यानी कि इतने तक कि एक मरीज़ को एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो उसके लिए वो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो ये दूसरी लहर तो आ चुकी है, और तीसरी लहर हम लोगों के ऊपर दुष्प्रभाव ना कर सके, हम लोगों को एक नियम से रहना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक ऐसा इंसान जिसका अपने ऊपर खाने पे जोर नहीं है, जो नियमित रूप से व्यायाम नहीं करता है, जो अधिक सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, और इतना काम नहीं करता है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, तो हमें ऐसे लोगों को अपने नियंत्रण में करना है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए नेताजी हर जगह नहीं हो सकते, प्रशासन हर जगह नहीं हो सकता, डॉक्टर हर जगह नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो हमारे देश में ऐसे लोग जैसे कि वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, या रिटायर्ड लोग हैं, या समाज सेवी संस्थाएं हैं, या वॉलंटियर्स हैं, इनको पिकअप किया जाए, डिटेल किया जाए, इनको स्टैचुरी पावर, अधिकार दिए जाए चाहिए कि वो जाके गली में, सड़कों में और बाज़ार में, गांव में निगरानी कर सकें, और जो लोग निर्देशों की उल्लंघना करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, इसका प्रावधान होना चाहिए कि वो उक्त व्यक्ति को या इन उल्लंघन करने वालों को और बीमारी फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई कर सकें और उनको दंड दे सकें, उनके ऊपर फ़ाइन या कुछ ऐसा उपाय कर सकें जिससे कि वो ऐसी हरकतें करने से बाज आएँ जिससे कि हमारे देश में संक्रमण हो सकता है। धन्यवाद।